फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनके जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी ए का जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा साहित्य MIL का, उसके यूनिट फर्स्ट हिंदी भाषा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट में ना आपकी 3 वो है टॉपिक है। एक तो आपका आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास, दूसरा आपका हिंदी भाषा का परिचय और विकास, और तीसरा आपका राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो इसमें मैंने आपको जो आपकी जो का पार्ट है ना, आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास, ये मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख लें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले आप ये जानेंगे ना कि हमारी जो आधुनिक जो भारतीय जो भाषाएं हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ था और किन भाषाओं का उसमें उद्भव हुआ था। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स वीडियो में करवाया था कि पहले क्या हुआ था, कि पहले हमारी संस्कृत भाषा थी। जब प्राचीनतम रूप जो हमारी हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप कौन सा है, वो संस्कृत भाषा ही है। तो वही है कि ये पहले संस्कृत भाषा थी, फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए, उनमें कुछ प्राकृतिक बदलाव हुए, फिर उसके बाद पाली भाषा हुई, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी का एक तरीके से उत्पन्न हुई। और हिंदी भाषा अपभ्रंश से ही प्राप्त की गई है। जो इनके बहुत सारी मतलब अपभ्रंश से बहुत सारी भाषाएं प्राप्त की गई थी। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देखेंगे ना मेरी, तो ये सब टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि जो फर्स्ट है आपकी वीडियो, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, उसे आप जरूर देखना। और अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का परिचय और विकास। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का एक तरीके से विकास किस टाइप से हुआ, उसकी डेवलप कैसे हुआ, तो इनके बारे में देखते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे पहले तो हिंदी भाषा उसको एग्जिस्ट कैसे करी, मतलब हमारे उसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं में, तो आपको पता चल चुका है इसका रीज़न क्या है। हाँ, जो हिंदी भाषा थी ना, वो ना अपभ्रंश के ना शोर श्रेणी अपभ्रंश से प्राप्त की गई थी। किस अपभ्रंश से? शोर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी भाषा को क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। तो आपको ये पता चल चुका है। तो वही है कि हिंदी जो भाषा का जो काल था ना, वो आपका कब से स्टार्ट होता है, वो 1000 ईस्वी से अब तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम हिंदी भाषा का वही कहा जाता है, काल कहा जाता है। ओके, तो यही चीज़ है कि जो हिंदी भाषा शब्द का ना इतिहास बहुत पुराना है। अभी हिंदी शब्द कैसे आया, इसका इतिहास क्या है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कि जिसमें ना जो फारसी में ना संस्कृत को ना हम स ध्वनि को ना हाँ क्या करते थे, बोल देते थे। क्या बोलते थे हम उसको, स को ध्वनि को हाँ बोल दिया जाता था, जिस कारण से ना जो सिंध था ना, वो हिंद में चेंज हो गया, और जो सिंधी उसे हम हिंदी बोलने लगे। तो यही चीज़ है कि इसी टाइप से क्या आपकी हिंदी शब्द का इतिहास जुड़ा हुआ है। ओके, तो यही चीज़ है कि जो हिंदी भाषा के विकास का ना लंबा इतिहास है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 ईस्वी से, और आधुनिक भारतीय भाषाओं का इतिहास मानते हैं। और हिंदी भी आधुनिक आर्य भाषा है, जिसका जन्म संस्कृत, पाली, प्राकृत होते हुए अपभ्रंश से हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि ये किससे होते हुए गुजरा है। पहले संस्कृत भाषा थी, फिर उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत। पाली भाषा कब बोली जाती थी, बहुत जो महात्मा बुद्ध थे उनके टाइम की पीरियड की ये लैंग्वेज थी, लोक भाषा थी। फिर प्राकृत, ये जो जैन धर्म के गुरु थे, महावीर स्वामी। और फिर उसके बाद अपभ्रंश हुई। अपभ्रंश के बाद क्या हुई, फिर हिंदी भाषा का, से ही अपभ्रंश की भाषाओं से हिंदी भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। और हिंदी भाषा 1000 ईस्वी से जन्म कर विकसित होते होते अब लगभग 1000 वर्षों की हो गई है। और उसके इन 1000 वर्षों के इतिहास अथवा विकास को 3 भागों में बांट दिया गया है। अब तक के टाइम तक इसकी जो हिंदी भाषा थी, आखिर में जो पुराना टाइम की जो हिंदी भाषा रही होगी, वो थोड़ी बहुत तो अलग रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि जो हम आज के टाइम पे जो हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं, वो पहले की भाषा की तरह ही रही होगी। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हुआ ही होगा। तो यही चीज़ है। तो इसी आधार पर ना हमने इसको ना 3 भागों में क्या कर दिया गया है, डिवाइडेबल कर दिया गया है। अब कैसे, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो काल था वो 1000 ईस्वी के बाद से स्टार्ट हो गया था। तो अब हमने, और अब तक के टाइम तक हमने इसको किस टाइप से डिवाइड किया, अब हम इसको देखते हैं। प्राचीन हिंदी या आदिकाल हिंदी कह लीजिए, या प्रारंभिक हिंदी भाषा कह लीजिए, किसी भी टाइप की कह लीजिए आप इसे। प्रारंभिक काल, प्राचीन काल या आदिकाल, ये सब एक ही बात है। ओके, तो यही चीज़ है कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक माना गया, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना गया। सेकंड आपका मध्यकाल, ये आपका टाइम पीरियड 1500 से 1800 ईस्वी तक माना गया। और जो थर्ड है आपको, वो आधुनिक काल, जो हम आज के टाइम के बोल सकते हैं, इसे हमने 1800 ईस्वी से अभी तक माना है। तो यही चीज़ है कि इसका टाइम पीरियड को इस टाइप से डिवाइडेबल कर दिया। अब ये तीनों में कुछ ना कुछ तो हिंदी में डिफरेंसेस होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि तीनों टाइम पे जो हिंदी भाषा बोली जा रही है वो सेम की सेम होंगी, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं कि कैसे इसकी ध्वनि रही थी उस टाइम पे, या व्याकरण कैसा था, या शब्द भंडार कैसा था। अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले देख रहे थे जो आदिकाल है, जिसको हम प्राचीन काल कह सकते हैं, या तो आप इसे प्रारंभिक काल भी कह सकते हैं। प्रारंभिक काल की क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं।
आदिकाल भाषा। तो यही चीज़ है कि हिंदी भाषा ना अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी, क्योंकि ये अपभ्रंश से अभी क्या बनी थी, हिंदी बनी थी। इस कारण से ना ये अपभ्रंश भाषा के बहुत ज़्यादा क्या थी, नियर बाय थी। इट मीन्स क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ और शुरू में उसने अपभ्रंश की प्रवृत्तियाँ अधिक थी। उस टाइम पे जो हिंदी भाषा में जो अपभ्रंश की जो प्रवृत्तियाँ थी वो अधिक थी। अगर हम हिंदी भाषा बोलते भी थे तो उसमें भी क्या था, अपभ्रंश की कुछ झलक देखने को मिल जाती थी, किंतु धीरे धीरे वह कम होती गई और आधुनिक भाषाओं की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। तो अब देखते हैं कि आदिकाल की हिंदी भाषा के कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। अभी विशेषता ना मैंने 3 टाइप से डिवाइडेबल कर रखी है। कैसे, एक मैंने इसको ध्वनि के बेस पे मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, दूसरा आपका इसको शब्द भंडार के बेस पे हमने डिवाइड कर रखा, और तीसरा आपका व्याकरण के आधार पे हमने डिवाइड कर रखा है इसे। तो इस टाइप से हम इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं ध्वनि में किस टाइप से इसमें चेंजेस थे, क्या इसकी विशेषताएं हैं ध्वनि में। तो ये था कि आदिकाल की हिंदी में ना मुख्यतः उसी ध्वनियाँ स्वर व्यंजनों का प्राय प्रयोग मिलता था जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। इस टाइम पे अगर ध्वनि, मान लो आदिकाल के बारे में हम बात करते ना, तो उस टाइम पे ना जो ध्वनियाँ हम अपभ्रंश में यूज़ करते थे ना, सेम वही ध्वनियाँ है ना हम आदिकाल के जो हिंदी भाषा थी उसमें भी प्रयोग करते थे। ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं हुए थे। अभी भी वैसे ही अपभ्रंश में जो स्वर व्यंजनों का यूज़ किया जा रहा था, सेम वही स्वर व्यंजनों का यूज़ इस टाइम पे भी किया जा रहा था। तो यही चीज़ है। सेकंड आपका कि अपभ्रंश में 8 स्वर, मूल स्वर थे, आ ई ऊ, और आदिकाल में 2 नए स्वरों को जोड़ दिया गया था, ए और औ को विकसित कर दिया गया था। तो यही इसमें बताया गया आपको। सेकंड इसकी विशेषता यही है। फर्स्ट आपने देख लिया कि क्या विशेषता थी इसकी, कि इसमें जो स्वर व्यंजन जैसे वो अपभ्रंश के टाइम पे थे, सेम वही स्वर और व्यंजनों का क्या कर दिया गया था, इसमें भी प्रयुक्त होती थी। कुछ थोड़े बहुत इसमें क्या कर दिए थे, ऐड ऑन कर दिए गए थे। जैसे इसमें हमने ए और औ को विकसित कर दिया। सेकंड आपका कि इसकी में संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु है ना ये है ना आदिकाल हिंदी में नहीं, ये स्पर्श संघर्षी हो गए थे, और अब तक है ना ये स्पर्श संघर्षी ही है। नेक्स्ट है आपका कि आदिकाल में ना 2 नए व्यंजन ड और ढ का विकास हुआ था, और जो न र ल स संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश में क्या थी, ये दंत्य ध्वनियाँ थी। जब ये भाषाएं थी संस्कृत पाली या प्राकृत या अपभ्रंश, तब ये कैसी ध्वनियाँ थी, या दंत्य ध्वनियाँ थी, जो जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। परंतु जब आदिकाल हुआ, मतलब जब हिंदी भाषा का एक तरीके से टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया 1000 ईस्वी के बाद, तो ये कैसी बन गई थी, ये वत्सल्य हो गई थी, दंत्य न रहकर। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। अब व्याकरण के आधार पर इसकी विशेषता बतानी है कि किस टाइप से जो आदिकाल की हिंदी में क्या क्या इसकी मुख्य विशेषता रही है व्याकरण के अंदर। इसमें है कि आदिकालीन हिंदी का व्याकरण समवेत है, अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों से भिन्न है। अब इसमें ना थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं। जैसे ध्वनिया में तो था कि थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर जाता, परंतु ज़्यादा छवि किसकी थी, अपभ्रंश की थी। परंतु व्याकरण के अंदर ना इसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं अपभ्रंश के अकॉर्डिंगली। इसमें है कि जो आदिकालीन हिंदी का व्याकरण प्रारंभिक अवस्था में अपभ्रंश के अधिक निकट था, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश का व्याकरणिक रूप कम होता गया और हिंदी के अपने रूप विकसित हो गए थे। आपने देखा कि कैसे क्या हुआ कि पहले था स्टार्टिंग में, मान लो कि 1000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ जब हिंदी का, तो उस टाइम थोड़ा बहुत असर था व्याकरण के ऊपर हिंदी उसका अपभ्रंश भाषा का। परंतु जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, तो अपभ्रंश का ना व्याकरणिक रूप कम होता गया और हिंदी के अपने रूप क्या हो गए थे, विकसित होते चले गए थे। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका कि आदिकाल हिंदी में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्राय समाप्त हो गया था। जो पहले इट मीन्स यूज़ होता था अपभ्रंश में, प्राकृत में, पाली में और संस्कृत में नपुंसक लिंग का प्रयोग, परंतु जब आदिकाल स्टार्ट हुआ, जब हिंदी भाषा का विकास हो गया, तो उस टाइम ये पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। नेक्स्ट आपका कि वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे क्या हुआ थे, निश्चित होने लगे थे। तो इन विशेषताओं के हमने देख लिया व्याकरण की विशेषताओं, ऐसे ही हमने ध्वनि की विशेषताओं के बारे में देख लिया कि कैसी ध्वनि और व्याकरण रहते थे आदिकाल के समय में हिंदी के अंदर। नेक्स्ट आपका किसके बारे में, अब हम देखेंगे शब्द भंडार के ऊपर कि आदिकालीन हिंदी भाषा में शब्द भंडार किस टाइप का था आपका। इसमें ना जो आदिकालीन हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार था ना, वो अपने प्रारंभिक चरण में कैसा था, अपभ्रंश की तरह ही था, किंतु धीरे धीरे क्या हो गया, कुछ परिवर्तन आते गए। मैंने जो आपको तीनों बातें बताई, चाहे वो आपका शब्द भंडार के लेकर हो गया या फिर आपका किसके ऊपर था, व्याकरण और ध्वनि के ऊपर, इन तीनों में एक चीज़ आपने देख ली कि कॉमन है कि इसमें ना पहले चरण में तो क्या था कि अपभ्रंश का क्या था, निकट एक तरीके से स्वभाव उस पर पड़ता था हिंदी भाषा के ऊपर, क्योंकि वो क्या हुई थी, अभी तो अपभ्रंश से हिंदी में चेंज हुई थी, इस कारण से जो उसका निकटतम एक तरीके से प्रभाव था ना, वो उसके ऊपर
पड़ जाता था हिंदी भाषा के अंदर। तो अब यही देखते हैं कि कुछ क्या क्या परिवर्तन हुए शब्द भंडार के अंदर। तो इसमें यही हुआ था ना कि तत्सम शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश की अपेक्षा में क्या था, अधिक होने लगा था। और मुसलमानों के आगमन के परिणाम स्वरूप फारसी, तुर्की और पश्तो आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में क्या हो गए थे, प्रचलित हो गए। तो आपने देख लिया कि किस टाइप का इसका शब्द भंडार था, शब्द भंडार में क्या क्या परिवर्तन हुए थे अपभ्रंश से कंपैरिजन में किसके, हिंदी भाषा के। तो आपने देख लिया कि कैसे जो अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का जो प्रयोग था वो बहुत कम किया जाता था, परंतु जो ये हमारा हिंदी भाषा का जो काल स्टार्ट हुआ उसमें अधिक होने लग गया। अब हम देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल का जो टाइम पीरियड वो कब से कब तक है, 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक है। और इस समय तक है ना हिंदी का जो स्वरूप था ना वो स्थिर होने लगा था, क्योंकि पहले तो आपने देखा कि अपभ्रंश से वो हिंदी में चेंज होने लग गए, हिंदी भाषा में चेंज होने लग गए। तो हम देख भी थे जो हिंदी भाषा का एक तरीके से निकटतम जो उसमें संबंध था वो किससे था, उसका अपभ्रंश भाषाओं से ही था। परंतु इस समय तक क्या हो गई थी, मध्यकालीन समय तक क्या हो गई थी, जो हमारी हिंदी भाषा थी वो कैसी हो गई थी, स्थिर होने लग गई थी और वह आत्मनिर्भर होने लगती। अपभ्रंश के जो रूप प्राचीन हिंदी में प्रयुक्त होते थे वह मध्यकाल में पर्याय लुप्त हो जाते हैं। यह वह समय है जब हिंदी की बोलियां स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने लग गई थी। इस टाइम पीरियड में क्या होने लग गई थी, इन बोलियों का यूज़ किस में करने लग गए थे, इसका साहित्य में यूज़ किया जाने लगा था। और इस काल में ना हिंदी की सभी वर्तमान बोलियां विकसित हो चुकी थी, किंतु साहित्यिक क्षेत्र में अवधी और ब्रज भाषा की प्रधानता रहती है। ब्रज भाषा और खड़ी बोलियां मैंने आपको पहले भी जो आपको उससे पहले वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, ये दोनों जो बोलियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे अब देखते हैं मध्यकालीन हिंदी की विशेषताओं के अंतर्गत कि इसके कालीन में हिंदी की क्या क्या विशेषता रही है, उसके व्याकरण में क्या उसकी विशेषता रही है, व्याकरण में क्या चेंजेस हुए हैं, ध्वनि कैसी है उसकी, और साथ ही साथ इसका शब्द भंडार किस टाइप का है। तो व्याकरण को पहले हम देख लेते हैं। इस काल में ना हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। इट मीन्स आत्मनिर्भर हो जाती है, क्योंकि जैसे कि आपने पहले देखा कि जो आदिकाल की जो हिंदी भाषा थी उसमें क्या था, उसमें हमारी जो व्याकरण के ऊपर किसका इफेक्ट था, अपभ्रंश भाषा का था। क्योंकि जो आदिकालीन हिंदी भाषा व्याकरण थी वो प्रारंभिक अवस्था में किसके निकट थी, अपभ्रंश भाषा की, तो इसलिए ना उस टाइम पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता था। परंतु जो मध्यकालीन जो हिंदी व्याकरण था ना वो क्या हो चुकी थी, आत्मनिर्भर हो चुकी थी। और ऐसे ही ना अपभ्रंश के रूप हिंदी से प्राय क्या हो चुके थे, निकल गए थे। जो कुछ बचे थे जिन्हें क्या कर दिया गया था, हिंदी में आत्मसात कर दिया गया था। ऐसे ही ना उच्च वर्ग में फारसी भाषा का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना भी उससे क्या होने लग गई थी, प्रभावित होने लग गई थी। तो यही कुछ विशेषताएं थी मध्यकालीन हिंदी की, ओके, व्याकरण के अंदर। और नेक्स्ट आपका ध्वनि के अंदर हम देखते हैं इसकी क्या विशेषता रही थी। तो इसमें हुआ था ना कि कुछ स्थितियों में ना हा के पहले का ना जो आ और ए के रूप में क्या होता था, उच्चारण होने लग गया था। अब कैसे, जैसे मान लीजिए अब हम इसको क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अहमद, अहमद करते हैं। मान लीजिए ये अ है तो अहमद करते हैं, परंतु अब हम इसे क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसे हम अहमद प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो यही चीज़ कही गई थी। तो इस टाइम पे क्या हो गया था ना, ध्वनियों में भी चेंजेस हो गए थे। जो हम हा के पहले का जो वर्ड था आ, उसे हम किस में प्रोनाउंशिएट करने लग गए थे, ए में प्रोनाउंशिएट करने लग गए थे। नेक्स्ट आपका कि जो मूल व्यंजन के शब्दांत का आ क्या हो चुका था, आपका लुप्त हो चुका था। लुप्त मतलब गायब हो चुका था। जैसे राम का उच्चारण हम राम, अब मैं इसको सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाई। इट मीन्स आप जानते हैं कि जो माँ है वो आपका स्वर और व्यंजनों से मिलकर बना होता है। इट मीन्स इसमें जो आ जो स्वर होता है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। परंतु इसमें क्या हो गया था, जो राम में जो माँ का पीछे का, जो माँ के पीछे का क्या है, जो आ है ना स्वर, उसको क्या कर दिया था, लुप्त कर दिया गया था। तो यही चीज़ हुई थी इसमें। फिर इसमें हुआ था कि कुछ शब्दों के अश्रांत आ का भी क्या होने लग गया था, लोप कर दिया गया था। जैसे जप्ता का उच्चारण जप्ता हो गया था। इनमें जिसमें प है ना, तो प का क्या कर दिया था, इसमें पूरा ना बोलकर इसको हमने आधा वर्ड बोलने लग गए थे। कुछ कुछ वर्ड में हम बोलते हैं, जैसे कि इसमें हमने बताया कि जो जप्ता है उसे हम जप्ता कहने लगे थे। इसमें प का प्रोनाउंशिएट थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि ये आधा प है। तो ऐसे ही कुछ ध्वनियों में भी चेंजेस हुए थे मध्यकालीन हिंदी भाषा में। तो यही चीज़ हुई थी। अब हम देखते हैं कि शब्द भंडार के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए कंपेरिजन टू आदिकाल हिंदी भाषा के। तो इसमें हुआ था कि तत्सम शब्दों का प्रयोग पहले से क्या होने लग गया था, अधिक होने लग गया था। इट मीन जो पहले तत्सम शब्दों का जो प्रयोग होता था उससे भी अधिक कब होने लग गया था, ये मध्यकालीन हिंदी भाषा में होने लग गया था। ऐसे ही आपका इसमें हुआ था कि यूरोपीय संपर्क होने के कारण हिंदी में कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी के शब्द भी आ गए थे। आप जानते हैं
कि हमारे इट मीन्स जो वास्को डी गामा था, जो पुर्तगाल से क्या हुआ था, पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा, वो हमारे भारत की खोज करते हुए आया था। तो यही चीज़ें हैं कि उनका भी क्या होने लगा था, इस पर इफेक्ट दिखने लग गया था। चाहे वो अंग्रेजी भाषा होगा, अंग्रेजी के संपर्क, अंग्रेज भी आए थे तो अंग्रेजी भी भाषा का भी इसमें क्या हो गया था, इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। साथ ही साथ फ्रांसीसी, स्पेनी फ्रांसीसी भी आए थे, जो डुप्ले आए थे। तो यही सब क्या था, यही सब इनका क्या होने लगा था, आपको प्रभाव दिखने लग गया था हिंदी के अंदर। जैसे कि इसमें कहा भी गया है कि यूरोपीय संपर्क होने के कारण हिंदी में कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी के शब्द भी आ गए थे। अब आपको पता चल चुका है कि क्या क्या इसमें एक तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई, इसमें कैसे कैसे अपभ्रंश, जो हमारी अपभ्रंश से हिंदी भाषा बनी थी, तो हिंदी भाषा को भी कैसे डिवाइडेबल कर दिया गया था इसकी विशेषताओं के आधार पर ही, क्योंकि इसमें जो चेंजेस हुए थे व्याकरण में, शब्द भंडार में, चाहे वो किसी भी चीज़ में हुए, तभी हमने इसको किस काल में, हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। आदिकाल, प्राचीन काल हिंदी कह लीजिए आप, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक काल हिंदी। तो इस टाइप से डिवाइड था टाइम। अब हम देखते हैं आधुनिक काल हिंदी। जो आधुनिक काल अब कब से स्टार्ट होता है आपका, 1800 ईस्वी से कब तक, अभी तक, जो आप अभी तक का जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए जो 2020 चल रहा है, 22, तो ये अब तक के टाइम वाली क्या है, हिंदी है, जो आधुनिक काल की हिंदी कहेंगे हम इन्हें। ओके, तो हिंदी का आधुनिक काल हिंदी भाषा का ही नहीं, हिंदी साहित्य का भी आधुनिक काल है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हिंदी भाषा का ही ओनली काल नहीं है, हिंदी साहित्य का भी आधुनिक काल कहा जाता है इसे, क्योंकि आधुनिक काल तक आते आते जो 19वीं शताब्दी, अब 19वीं सदी से आप समझते हैं क्या होता है। 19वीं सदी अगर आप लेंगे ना कभी भी, तो आप इससे ना एक सन पीछे लीजिए, मतलब 19 है ना, इट मीन से 1800 से बात कर रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि कौन सी शताब्दी चल रही है, ये आपकी 21वीं शताब्दी चल रही है। हम बोलते हैं ना 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, तो ये 21वीं शताब्दी चल रही है, परंतु हम सन किस टाइप से लेते हैं, 2000। तो ये कब से काउंट किया जाता है, 2000 से लेकर ये 2100 तक हम इसे क्या करेंगे, काउंट करते हैं। तो यही चीज़ें हैं, तो इसी टाइप से इसको लिया जाता है। आप इसको ध्यान रखना, 19वीं सदी बोला, इट मीन्स ये 1800 की बात कर रहा है। तो यही चीज़ कही गई है कि जो आधुनिक काल तक आते आते ना 19वीं सदी हिंदी लगभग पूरी तरह क्या हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी। और इस काल में हिंदी का स्वरूप पहले के कालों की अपेक्षा क्या था, अधिक तीव्रता से परिवर्तित होता था। जैसे कि आपने देखा कैसे कैसे हिंदी में भी चेंजेस होने लगे। आदिकाल में ज़्यादा अपभ्रंश भाषाओं पे उसका क्या था, प्रभाव पड़ता था। फिर मध्यकाल में वो क्या हो गई थी, डिपेंडेंट हो गई थी, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गई थी, आत्मनिर्भर हो गई थी। फिर ऐसी आधुनिक काल में उसको और परिवर्तन हो गए। तो इस युग में ना हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा के स्थान पर कैसी भाषा का प्रयोग होने लगा था, खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। कहने का तात्पर्य है कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली साहित्य भाषा के रूप में क्या हो गई थी, स्थापित हो गई थी। अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं, जो अलग अलग विशेषताएं हैं आधुनिक काल में, ध्वनि में, व्याकरण में और शब्द भंडार में। जैसे कि मैंने हर पॉइंट में आपको यही चीज़ें बताई हैं। तो ध्वनि में ना, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण है ना, कुछ नए शब्द, संयुक्त व्यंजन जुड़ गए थे। जैसे ड्र, ये वर्ड आपका क्या हो गया था, जुड़ गया था आधुनिक हिंदी में। फिर ऐसे आपका अंग्रेजी संपर्क के कारण क्या हो गया था, जो ओ ध्वनि का प्रयोग होता था। जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, तो कॉलेज में आप देखते हैं ना कि ये ओ, ये वर्ड आता है, ये वाला ओ वाला, तो ये चीज़ जुड़ गई थी। तो यही चीज़ें इसमें क्या होना, परिवर्तन होने लगा था। कुछ ना कुछ वर्ड्स क्या होते थे, इंप्रूवमेंट होते थे और नए नए वर्ड इसमें ऐड होते जाते थे। ऐसे आपका जो नया व्याकरण, कोआ जैसे शब्दों में पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही हिंदी क्षेत्र ए और ओ का क्या होता है, उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर ऐ और औ रूप में, अर्थात संयुक्त संस्कृत उच्चारण के समान होता है। संस्कृत में भी ऐसे ही उच्चारण होता है, ऐ और औ। आपने देख लिया होगा टीचर में, अगर स्कूल में आपने संस्कृत पढ़ी थी, तब जो टीचर्स पढ़ाती थी तो उसमें क्या बोलती थी, ऐ, और इन्हें क्या बोलती थी, औ बोलती थी। तो यही चीज़ कही गई है कि इसी के समान क्या होता है, उच्चारण होता है। जैसे कौआ, तो इसमें भी आप देखेंगे औ, कौआ, औ की आवाज़ आ रही है ना, औ की आवाज़ आ रही है ना, तो यही चीज़ें हैं। ऐसे आपका आप देखिए व्याकरण। अब व्याकरण में क्या है कि व्याकरण में इसमें क्या क्या एक तरीके से विशेषता है इसकी, कि इसमें ना प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप क्या हो गया था, काफ़ी स्थिर हो गया था। जैसे मान लीजिए प्रेस हुई, जो रेडियो है, तो ये इसने क्या कर दिया था, इट मीन्स इसको स्थिर बना देता है। जो हिंदी व्याकरण का जो रूप था उसको क्या कर दिया था, स्थिर कर दिया था। क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो प्रेस है, रेडियो है, इससे क्या होता है, हमारी शिक्षा ही बढ़ती है। तो इस कारण से क्या होता था कि हमारी जो हिंदी व्याकरण का रूप क्या हो गया था, स्थिर हो गया था। ये नहीं था कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हो गए थे।
जब चेंजेस जब हो रहे थे जब हमें उसकी चीज़ की आवश्यकता हो रही थी। अब ऐसे ही इसमें था व्याकरण में कि अंग्रेजी से निकटता की वजह से हिंदी भाषा अंग्रेजी की वाक्य रचना, मुहावरे और लोकोक्तियों से क्या हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। क्योंकि हमारा अंग्रेजों हम देखते हैं ना, आप बोलते हैं कि अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, तो यही चीज़ थी कि जैसे अब अंग्रेजी की निकटता की वजह से क्या हो गए थे, हिंदी भाषा के अंदर भी अंग्रेजी के वाक्य जैसे जुड़ने लगे थे। जो मान लीजिए हिंदी में जो हमारे मुहावरे होते हैं, इंग्लिश में हमारे इडियम एंड फ्रेजेस, तो इस टाइप से कुछ हो गए थे, तो यही चीज़ें कही गई है इसमें भी। ऐसे आपके शब्द भंडार में अब क्या क्या परिवर्तन हुए इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो कई शब्द नए अर्थों में प्रयुक्त होने लगे थे, जैसे सदन शब्द अब राज्यसभा और लोकसभा के लिए क्या होने लगे थे, प्रयुक्त होने लग गए थे। जैसे कि मैंने आपको पोल साइंस की मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाई थी। पोल साइंस की वीडियो में मैंने जब आपको पढ़ाया था लोकसभा के बारे में, तो मैंने उस वीडियो में भी आपको कहा था कि सदन को हम क्या कहते हैं, कितने सदन होते हैं जो संसद के, हमारे कितने सदन होते हैं, लोक सदन, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यही चीज़ कही गई है कि जो पुराने टाइम पे जो इन शब्दों का हम प्रयोग करते थे सदन जैसे, तो उसमें क्या होने लगे थे, एक तरीके से परिवर्तन होने लग गया था, शब्द भंडार में हमारे ये परिवर्तन हुए थे। तो यही चीज़ें हैं। ऐसी जो हमारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक नए शब्द हिंदी में आ रहे थे, जैसे घुसपैठिया, फिल्माना, या हम अपने फ्रेंड्स में भी कॉमन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारी आवश्यकताओं को ही तो दर्शाते हैं ना कि हाँ हम इस टाइप की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, इसकी चीज़ की हमें नीड पड़ रही है तो हम इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, हम नए नए वर्डों को भी उत्पन्न करते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में, तो यही चीज़ बोली गई है। ऐसे ही जो परिभाषिक शब्दों के निर्माण के परिणाम स्वरूप अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि के लिए लिए गए थे तथा कई नए शब्दों का गठन किया गया था। तो यही चीज़ें कही गई आपको, तो आपको पता चल चुका कि क्या क्या परिवर्तन हुए थे। आधुनिकीकरण हिंदी में व्याकरण और ध्वनि और शब्द भंडार में क्या क्या चेंजेस हुए थे। ऐसे ही हमने मध्यकालीन हिंदी भाषा में भी देखा कि कैसे कैसे व्याकरण में, भाषा वो शब्द ध्वनि में और शब्द भंडार में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। इस बारे में आप जान चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिन्हें इस चीज़ की नीड है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जो बच्चे हैं ना उनकी भी हेल्प हो सके। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।